कैरियर पॉइंट के इस YouTube चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि अभी रेलवे एग्ज़ाम और पुलिस एग्ज़ाम आ रहे हैं, उसके लिए हम एक बेहतरीन सब्जेक्ट जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है और जिसकी अभी सबसे ज़्यादा मांग है, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है, उस सब्जेक्ट को लेके आए हैं जिसका नाम है साइंस। हम आज बात करने वाले हैं इस साइंस विज्ञान सब्जेक्ट की, जिसमें रेलवे एनटीपीसी हो या डी ग्रुप हो, एमपी पुलिस हो या कांस्टेबल का कोई भी एग्ज़ाम हो या अदर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उन सारे एग्ज़ामों में आजकल साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है। और साइंस में भी लाइफ साइंस जो है, जिसमें बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो है, उसका वेटेज सबसे ज़्यादा रखता है। आज हम उनमें से एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फिजिक्स। इस फिजिक्स सब्जेक्ट को हम बेसिक लेवल से लेके हायर लेवल तक, जहाँ तक कि रेलवे पूछता है उस लेवल तक हम लेके जाने वाले हैं। चलिए, तो हम जैसे कि अभी बात किए कि हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और जिस लेवल तक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो सारे लेवल तक हम लेके जाएंगे। तो आपके सामने जैसे मैंने वर्ड लिखा हुआ है साइंस या विज्ञान, तो हम जानें कि ये साइंस है क्या, विज्ञान क्या है, देन उसके बाद में हम आगे अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, साइंस शब्द जो है वो लैटिन भाषा का साइंटिया वर्ड से लिया गया है। साइंस सब्जेक्ट जो है या साइंस वर्ड जो है वह लैटिन भाषा का साइंटिया वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू नो। टू नो, या हम बोले इसको नॉलेज। नॉलेज मीन्स साइंस को हम बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ को देखकर उसके बारे में स्टडी करना ही साइंस कहलाता है। किसी भी चीज़ को देखकर उसके बारे में स्टडी करना ही साइंस कहलाता है। हमारे चारों तरफ, हमारे परिवेश में, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें दिखती हैं, उन सारी चीज़ों को हम इस विज्ञान या साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं सब्सटेंस। हम इसको बोलते हैं पदार्थ। जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास दिखती हैं उन सब को क्या बोलेंगे हम? सब्सटेंस या पदार्थ। जैसे मेरे सामने ये मार्कर दिख रहा है, ये मार्कर भी क्या है? एक पदार्थ है, एक सब्सटेंस है। ये बोर्ड भी एक पदार्थ है, ये सब्सटेंस है। अगर ये वॉच दिख रही है, ये भी एक पदार्थ है या सब्सटेंस है। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें सब्सटेंस कहलाती हैं। और देखिए थोड़ा सा कि ये सब्सटेंस या ये पदार्थ बना किससे है, किन चीज़ों से मिलके बना है। तो अगर इसको हम बेसिक वे पर देखें तो हम देखते हैं कि सर ये जो पदार्थ है, अभी हम पेन ना बोले, अब इसको मार्कर ना बोले, क्योंकि साइंस की लैंग्वेज में, विज्ञान की लैंग्वेज में यह पदार्थ है। और यह पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलके बना हुआ है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलके बना हुआ है। जैसे कि हमने देखा कि ये मार्कर जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे परमाणु आपस में जुड़ जुड़ के ये मार्कर बनाए हैं या ये पदार्थ बनाए हैं। तो जब ये मॉलिक्यूल्स या अणु आपस में जुड़े होंगे तो जुड़ने के लिए कोई ना कोई बल काम किया होगा। बिना बल के तो ये जोड़ नहीं सकते। जैसे कि अगर हमें किसी चीज़ को जोड़ना है तो जोड़ने के लिए मान लो फेविकॉल लगा दिया या गम लगा दिया, उसी प्रकार से अगर ये पदार्थ बना है छोटे छोटे परमाणुओं से, तो इन परमाणुओं के मध्य भी कोई ना कोई बल तो लगा होगा। उसी बल को हम बोलते हैं अंतर आणविक बल, इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स। इसको क्या बोलते हैं हम? अंतर आणविक बल बोलते हैं। मीन्स अणुओं के मध्य लगने वाले बल को हम अंतर आणविक बल कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, जब ये छोटे छोटे अणु अंतर आणविक बल की सहायता से जुड़ जाते हैं तब यह अपना एक शेप लेते हैं, अपना एक आकार घेरते हैं
और आकार घेरने के बाद कुछ ना कुछ आयतन कवर करते हैं, कुछ ना कुछ वॉल्यूम कवर करते हैं। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूं कि अगर हमने ये सब्सटेंस बनाया है तो इस सब्सटेंस में पहले छोटे छोटे अणु या छोटे छोटे परमाणु अंतर आणविक बल की सहायता से जुड़ने के बाद उन्होंने अपना कोई आकार लिया और आकार के बाद कोई ना कोई आयतन घेरा है। बस इन्हीं तीन चीज़ों के आधार पर आगे और भी चीज़ें हैं, जैसे घनत्व हुआ, जैसे और भी उनके नेचर हुए, बट हम उनको बेसिक वे में जाने तो अंतर आणविक बल के जुड़ने के बाद इन्होंने अपना आकार घेरा और आकार के बाद कुछ ना कुछ आयतन घेरा। इन 3 पॉइंट के आधार पर हम इन पदार्थ को अलग अलग अवस्थाओं में बांटने वाले हैं। अगर हम इन पदार्थ की भौतिकी अवस्था को देखें, हम इस पदार्थ की फिजिकल स्टेट को देखें, भौतिकी अवस्था या फिजिकल स्टेट को देखें तो देखिए हमें कुछ ऐसे पदार्थ मिले जिनमें अंतर आणविक बल, इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा था। अंतर आणविक बल मतलब 2 अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। हमें संसार में कुछ ऐसे पदार्थ मिले जिन पर अंतर आणविक बल बहुत अधिक था। अंतर आणविक बल अधिक होने का मतलब होता है कि अणुओं के मध्य लगने वाला बल अधिक होना, और अणु के मध्य बल कब अधिक होगा? जब ये अणु या परमाणु बहुत ही किनारे किनारे होंगे। मीन्स कुछ पदार्थ ऐसे मिले जो बहुत ही किनारे किनारे थे और इनका अंतर आणविक बल क्या था? बहुत ही ज़्यादा था। और उन पदार्थों में देखा हमने कि उनका आकार नहीं बदल रहा था और ना ही उनका आयतन बदल रहा था। जिन पदार्थों का अंतर आणविक बल अधिक था उनमें हमने देखा कि उनका आकार तथा आयतन नहीं बदल रहा था। जैसे कि आपके सामने ये मार्कर है, मार्कर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो परमाणु हैं, वो बहुत ही किनारे किनारे हैं। इनका अंतर आणविक बल बहुत अधिक है, जिसके वजह से इसका आकार तथा आयतन नहीं बदल रहा है। इस मार्कर को मैं अगर टेबल पे रखूं तो भी ये सर्कुलर ही दिखेगा, जितना आकार घेरा है उतना ही आकार घेरेगा। अगर इस जगह से बाहर भी लेके जाऊंगा तो ये अपना आकार तथा आयतन बदलने वाला नहीं है। तो उन पदार्थों को या उन सब्सटेंस को हमने नाम दिया ठोस, उनको नाम दिया हमने सॉलिड। चलिए, तो सॉलिड या ठोस क्या कहलाते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका अंतर आणविक बल बहुत अधिक रहता है तथा वह अपना आकार व आयतन नहीं बदलते हैं, उन पदार्थों को हम ठोस कहते हैं। दूसरे पदार्थ हमें ऐसे मिले जिनका अंतर आणविक बल इनसे थोड़ा कम था। अंतर आणविक बल कम होने का मतलब है अणुओं के मध्य दूरी बढ़ना, परमाणुओं के मध्य दूरी का बढ़ना। जब हमने देखा कि ठोस जो मिला उससे कुछ पदार्थ ऐसे थे जिनका अंतर आणविक बल कम था, यहां हम लिख सकते हैं ठोस से कम। लेस देन सॉलिड। उन पे जो अंतर आणविक बल था, इसको थोड़ा इस तरह लिख लें, जो अंतर आणविक बल था वो थोड़ा कम था और उन पदार्थों में हमने देखा कि आकार बदल जा रहा था, उनका आकार बदल जा रहा था लेकिन आयतन नहीं बदल रहा था। फिर से एक बार देखें कि कुछ पदार्थ हमें ऐसे मिले जिनका अंतर आणविक बल ठोसों से थोड़ा कम था और उनमें देखा हमने कि उनका आकार बदल जा रहा था। जैसे कि लिक्विड, जितने भी पानी हुआ, तेल हुआ, इन पानी या तेल को हम जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन का वो आकार घेर लेता है।
लेकिन वह आधा लीटर पानी है तो हर जगह पानी आधा लीटर ही रहेगा। आकार अलग अलग हो सकता है लेकिन उस आधा लीटर आयतन की वैल्यू बदल नहीं सकती। आधा लीटर है मतलब हर जगह वो आधा लीटर ही रहेगा, 500 ml ही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। तो उन पदार्थों का हमने बोला द्रव, उन पदार्थों को हमने बोला द्रव या हम बोले लिक्विड। तो लिक्विड की डेफिनेशन क्या हो गई कि ऐसे पदार्थ जिनमें अंतर आणविक बल ठोस से थोड़ा कम होता है तथा वह अपना आकार तो बदल लेते हैं लेकिन आयतन नहीं बदलते हैं, उनको हम द्रव या लिक्विड कहते हैं। अब तीसरी कैटेगरी देखिए, लास्ट कैटेगरी या लास्ट प्रकार के पदार्थ ऐसे मिले जिनमें अंतर आणविक बल सबसे कम था, जिनमें अंतर आणविक बल सबसे कम था। मीन्स अणुओं के मध्य जो दूरी थी वो अधिक थी। और उन सभी पदार्थों में हमने देखा कि आकार तथा आयतन दोनों बदल रहे हैं, क्योंकि अणुओं के मध्य दूरी बढ़ गई जिससे आकार तथा आयतन बदलने लगा। एग्जाम्पल्स क्या हैं? सारी गैसेस। तो उन पदार्थों को हमने नाम क्या दिया? गैस। उन पदार्थों को हमने नाम दिया गैस। और इस प्रकार से भौतिकी में हमने 3 अवस्थाएं बना दी पदार्थ की। पहले सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 भौतिक अवस्थाएं हो गई। वैसे तो पदार्थ की अवस्थाएं 5 होती हैं। एक प्लाज्मा जो हम आगे पढ़ेंगे, और दूसरा बोस एंड आइंस्टीन। दूसरा क्या होगा? बोस एंड आइंस्टीन। तो टोटल अवस्थाएं जो होती हैं वो 5 अवस्थाएं होती हैं। इन 2 अवस्थाओं को बस अभी हम नाम याद रखें कि प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। इन्हें आगे जाके हम देखेंगे कि प्लाज्मा किन 2 के बीच में आता है और बोस आइंस्टीन किन 2 के बीच में आता है। चलिए, ये भौतिक अवस्थाएं थी। अब हम बात करते हैं इसी पदार्थ की रासायनिक अवस्था। इस पदार्थ की हम रासायनिक अवस्था बात करते हैं तो देखिए, इस पदार्थ की रासायनिक अवस्था को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे और दोनों कैटेगरी में डिवाइड करके इन्हें पढ़ेंगे। पहला, हम इसे प्योर सब्सटेंस के रूप में डिवाइड करेंगे, प्योर सब्सटेंस। और सेकंड है हमारे पास में मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस मीन्स शुद्ध पदार्थ, और मिक्सचर मीन्स मिश्रण। प्योर सब्सटेंस को भी हम 2 कैटेगरी में पढ़ेंगे। फर्स्ट, एलिमेंट, तत्व, और दूसरा कंपाउंड, यौगिक। इस मिक्सचर में भी 2 प्रकार के मिक्सचर को हम पढ़ेंगे। पहला होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स सममांगी मिश्रण, और ये होगा विषमांगी मिश्रण। हम 2 चीज़ों को आपस में मिलाएं तो मिलाने के बाद सभी जगह पर मिक्सचर का अनुपात या मिश्रण का अनुपात बराबर ना हो, उस मिश्रण को हम असममांगी मिश्रण कहेंगे। और अगर वह मिक्सचर का अनुपात सब जगह बराबर हो जाए तो उसको हम सममांगी मिश्रण कहेंगे। मीन्स फिर से एक बार देख लीजिए, क्या बोला मैंने कि मिश्रण में जिन पदार्थों को हम मिलाएंगे
तो उन पदार्थों का अनुपात अगर सब जगह बराबर बराबर है तो वह कहलाएगा समांगी मिश्रण, और अगर अनुपात हर जगह अलग अलग मिलता है तो वह कहलाएगा विसमांगी मिश्रण। जैसे एग्जाम्पल्स भी हम देख सकते हैं, समांगी मतलब दूध और पानी का मिक्सचर अगर हमने मिलाया है तो वह कहलाएगा समांगी मिक्सचर, लेकिन पानी के साथ अगर बर्फ़ मिला दिया जाए या पानी के साथ हम अगर मान लीजिए कंकड़ पत्थर मिला दें तो वह कहलाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर या विसमांगी मिश्रण। यहाँ पर हम तत्वों के बारे में, तत्वों में भी मेटल के बारे में पढ़ेंगे हम, सेमी मेटल और नॉन मेटल, धातु, उपधातु और अधातु। कंपाउंड में भी हम दो टाइप्स के कंपाउंड देखेंगे, एक कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो ये था हमारा सब्सटेंस को हमने दो कैटेगरी में तोड़ा। पहले तो हमने देखा कि सब्सटेंस क्या होते हैं, पदार्थ क्या होते हैं, देन उसके बाद हमने पदार्थ जैसे जैसे हमें मिलते गए उसके आधार पर कुछ अवस्थाएं डिसाइड की गई और इसको फिजिकल तथा केमिकल स्टेट में डिवाइड किया हमने। अब हम एक लाइन से, एक तरफ से, बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पहले पार्ट को लेंगे जिसका नाम है फिजिक्स या भौतिक, और इस फिजिक्स को हम 0 लेवल से लेके एग्ज़ाम में जिस लेवल तक आपको क्वेश्चंस पूछेगा उस लेवल तक लेके जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन पहले पार्ट से। तो हेडिंग डाल लीजिए फिजिक्स भौतिकी, और देखिए जैसे कि मैंने बोला है कि हम 0 लेवल से इसको लेके जाएंगे, तो पहले जाने हम कि फिजिक्स जो है वो किस भाषा का शब्द है या किस भाषा के शब्द से मिलकर बना हुआ है। फिजिक्स जो है वो किस भाषा का शब्द है या किस भाषा के शब्द से मिलकर बना हुआ है। तो यह ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है फूशिस, और इसका अर्थ होता है नेचर। इसका अर्थ क्या होता है? नेचर। और ये भी याद रखना है कि संस्कृत में, ये एग्जाम में नहीं पूछता, जस्ट हम नॉलेज के लिए देख रहे हैं, संस्कृत में भौतिकी को नेचर के नाम से जानते थे। संस्कृत में भौतिकी को नेचर के नाम से जानते थे। बस काम का क्वेश्चन जो है या काम की जो बात है वो क्या है कि फिजिक्स जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द से बना हुआ है। अब इसमें हमें किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है वो देखिए। पहला है हमारे पास, स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे इसको, और फर्स्ट टॉपिक है इसका हमारा मैकेनिक्स, यांत्रिकी। इसी टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं हम कि मैकेनिक्स क्या होता है, यांत्रिकी क्या होता है। तो देखो, जैसे कि हमने पढ़ा है कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें
हैं वो सारी चीज़ें सब्सटेंस कहलाती हैं, वो सारी चीज़ें पदार्थ कहलाती हैं। तो अगर हम किसी पदार्थ पर जब बाहरी बल लगाएं, अगर हम किसी पदार्थ पर जब बाहरी बल लगाएं तो उस बल के कारण उस पदार्थ में जो भी परिवर्तन होता है, उस बल के कारण उस पदार्थ में जो भी परिवर्तन होता है, उन परिवर्तनों का अध्ययन करना ही यांत्रिकी या मैकेनिक्स कहलाता है। देखिए मैंने क्या बोला कि अगर किसी पदार्थ में हम बाहर से कोई बल लगाते हैं तो इस बल की वजह से इस पदार्थ में जो भी बदलाव आते हों, चाहे उसका आकार बदलता हो, कम होता हो आकार या आकार ज़्यादा होता हो, ये गति में होता है या नहीं होता, ये सारी चीज़ों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? यांत्रिकी कहलाता है। तो अभी हमने एक वर्ड बोला कि सर किसी भी पदार्थ में जब बाह्य लगाया जाए तो उस बाह्य बल के कारण जो भी पदार्थ में बदलाव होते हैं उन बदलावों का अध्ययन करना। तो देखिए अध्ययन करने के लिए हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। उन बेसिक पॉइंट्स की हेल्प से हम इस पदार्थ का या इस सब्सटेंस का अध्ययन करेंगे। उन्हीं बेसिक पॉइंट्स के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि वो बेसिक पॉइंट्स क्या हैं। उन बेसिक पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट्स आता है यूनिट्स। उन बेसिक पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट्स आता है यूनिट्स, और इस यूनिट्स में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी यूनिट्स को हमें लेना है, किन किन यूनिट्स के बारे में हमें बात करनी है। तो देखिए इनमें हमें मेज़रमेंट की यूनिट लेना है, और मेज़रमेंट की यूनिट में या फिर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट, और हम जनरली यहाँ पर दो यूनिट्स की बात करेंगे। पहला फंडामेंटल यूनिट और दूसरा डेराइव यूनिट। दूसरा है डेराइव यूनिट। हम यहाँ पर मापन की इकाइयों की बात करते हैं, मापन की इकाई की बात करते हैं, जिसमें मूल इकाई आएगा और दूसरा व्युत्पन्न इकाई। देखिए मूल इकाई क्या होता है? वो इकाइयाँ या वो यूनिट जिनको हम और छोटे भाग में नहीं तोड़ सकते, उन इकाइयों को हम कहते हैं मूल इकाइयाँ या मूल यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे कि एग्जांपल ले हम लेंथ, लंबाई। क्या लंबाई को हम और छोटे पार्ट में तोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। लंबाई एक छोटा पार्ट ही है, इसको हम नहीं तोड़ सकते। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सर एरिया को तोड़ के बताइए, तो आप बोलेंगे लेंथ इंटू विड्थ, मतलब ये दो लंबाइयों में टूट सकता है। अगर मैं आयतन की बात करूं तो यह 3 लंबाइयों में टूट सकता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लेकिन मैं अगर लंबाई को ही तोड़ने की बात करूं तो लंबाई इससे छोटे पार्ट में नहीं टूट सकता। जैसे मैं द्रव्यमान की बात करूं, मैं मास की बात करूं, तो इसे भी हम छोटे पार्ट में तोड़ नहीं सकते हैं। तो ये क्या कहलाती हैं? मूल इकाइयाँ या मूल राशियां भी बोल सकते हैं इसको, जनरली मूल इकाई के नाम से दिया हमने। उसके बाद में डेराइव यूनिट्स जो होती हैं या व्युत्पन्न इकाइयां या व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? ऐसी यूनिट्स जिनको हम और छोटे भाग में तोड़ सकते हैं और छोटा पार्ट इसका बना सकते हैं। जैसे कि अभी हमने 2 एग्जाम्पल लिया था, क्षेत्रफल, आयतन, बल
इनको हम छोटे पार्ट में तोड़ सकते हैं। तो वे सभी राशियाँ जिनको हम और छोटे पार्ट में तोड़ सकते हैं वे व्युत्पन्न राशियाँ या व्युत्पन्न इकाइयाँ कहलाते हैं, और वे सभी राशियाँ जिनको हम और छोटे पार्ट में नहीं तोड़ सकते उनको हम मूल राशियाँ या मूल इकाइयाँ कहेंगे। चलिए उसके बाद हम चलते हैं क्वांटिटीज पे। उसके बाद हम चलते हैं क्वांटिटीज पे। तो देखिए क्वांटिटीज में जनरली यहां पर भी हमें दो राशियों के बारे में बात करनी है। एक है सदिश राशि और दूसरा है अदिश राशि। वेक्टर और स्केलर। अदिश एंड सदिश। इन दोनों को हम उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पर डिवाइड करेंगे। परिमाण एंड दिशा के आधार पर। देखिए ऐसी क्वांटिटीज या ऐसी राशियां जिनमें परिमाण तो होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन दिशा या डायरेक्शन नहीं होती। ऐसी क्वांटिटी या ऐसी राशियां जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता, परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती, उनको हम कहते हैं अदिश राशियां। एग्जाम्पल देखें हम, तो एग्जाम्पल हैं दूरी। देखिए हम सारे एग्जाम्पल्स तो नहीं लिखेंगे यहाँ, लेकिन यहाँ पर वो एग्जाम्पल लिखेंगे जो हमें बार बार भ्रमित करते हैं या बार बार कंपटीशन एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। पहला है दूरी, दूसरा है चाल, तीसरा है दाब प्रेशर, चौथा है कार्य वर्क, पांचवा विद्युत धारा। ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बार बार हमें भ्रमित करते हैं और यही कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। क्यों भ्रमित करते हैं? क्योंकि जब आप दाब पढ़ोगे तो ये होता है बल बटे क्षेत्रफल, और बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है लेकिन क्षेत्रफल भी क्या है? सदिश है। और याद रखिएगा, ये हम ट्रिक के रूप में याद रखेंगे, है ना, कि जब भी दो वेक्टर आपको डिवाइडेशन में दिखेंगे तो वह राशि हमेशा क्या कहलाएगी? स्केलर कहलाएगी। जब भी कोई राशि का सूत्र में दो सदिश आपको भाग में दिखते हैं तो उस राशि को हमेशा आपको अदिश मानना है, ये पहला। और दूसरा देखिए कार्य, कार्य बराबर होता है बल और बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल। यहाँ पर दो सदिशों का गुणनफल होता है। तो ये भी याद रखना है कि जब भी दो सदिश राशि आपको गुणनफल के रूप में मिलेंगी तब उसके गुणनफल वाली जो इकाई है वो हमेशा अदिश होगी। ये दो पॉइंट्स याद रखिएगा, ये बहुत जगह काम आएंगे आपको। उसके बाद हम चलते हैं सदिश राशि की ओर। तो देखिए ऐसी राशियां जिनका परिमाण तो होता है और साथ ही साथ में उनकी अगर दिशा भी हो तो उस राशि को हम कहते हैं सदिश राशि, या उस क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट,
दूसरा वेग वेलोसिटी, तीसरा फोर्स क्षेत्रफल, और भी बहुत सारे हैं ना, इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो सदिश राशियां कौन सी राशियां होती हैं? वे राशियां जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों हों, उन राशियों को हम सदिश राशि कहते हैं। ठीक, इसमें दो और याद रखिएगा, ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। एक है विकृति और दूसरा है प्रतिबल। जब आप बड़े एग्जामों की तैयारी करेंगे तो बड़े एग्जामों में विकृति और प्रतिबल सदिश राशि में नहीं आती। एक तीसरी राशि या तीसरी क्वांटिटी होती है जिसका नाम होता है टेंसर क्वांटिटी। और टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो आपके माइंड में आया कि सर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो इसमें भी था जिसका नाम हमने सदिश दिया, और आपने ये नया वर्ड बता दिया, नई चीज़ बता दिया टेंसर क्वांटिटी। और ये टेंसर क्वांटिटी है क्या? तो देखो इसमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा डायरेक्शन की बात करते हैं हम। और यहाँ पर ओनली वन डायरेक्शन की बात करते हैं। बस अंतर इतना ही है कि अगर आप कोई अब एक दिशा की बात करते हैं तो उसको हम सदिश कहते हैं, और एक से ज़्यादा दिशाओं की बात करते हैं तो टेंसर कहते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, ये आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, जस्ट अपने नॉलेज के लिए रखा कि टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, और इसके एग्जाम्पल में विकृति और प्रतिबल, स्ट्रेस और स्ट्रेन आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन अगर आपसे पूछा जाता है, या कभी कभी बल आघूर्ण भी पूछ लेता है, बल आघूर्ण, कभी कभी यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण भी पूछता है, ये सब किस में आने वाले हैं? वेक्टर में आने वाले हैं। ठीक है, तो इनको हमें ध्यान में रखना है। तो क्वांटिटीज कितने टाइप्स की हैं? दो, एक सदिश और दूसरा अदिश। दूसरा यूनिट, जिसमें मेजरमेंट यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं, तो मेजरमेंट यूनिट दो हैं, एक फंडामेंटल यूनिट जिसको मूल राशियां या मूल इकाइयां बोल दिया हमने, और दूसरा डेराई यूनिट जिसको हम व्युत्पन्न राशियां या व्युत्पन्न इकाइयों के नाम से जानते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं कि मेजरमेंट के लिए हमें कौन कौन से सिस्टम अपनाना है। इस पदार्थ के अध्ययन के लिए हमें कौन कौन से सिस्टम अपनाना है, या मापन करने के लिए कौन कौन सी पद्धतियां अपनाना है, उन पद्धतियों के बारे में हम जानते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मापन की पद्धतियां। मापन की पद्धतियां, मापन की पद्धति में हम बेसिक सिस्टम्स, बेसिक पद्धति की बात करेंगे, जिसमें पहला है CGS। C से सेंटीमीटर जो लंबाई की इकाई हो गई, G से ग्राम, और S से सेकंड। यह CGS पद्धति को हम कुछ नाम से जानते हैं, और वही आपको कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। CGS पद्धति को हम मैट्रिक पद्धति के नाम से जानते हैं। मैट्रिक, या हम इसको बोल दें फ्रेंच। क्या बोला हमने? मैट्रिक पद्धति या फ्रेंच पद्धति, या मैट्रिक सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम।
मैट्रिक या फ्रेंच पद्धति। चलिए, दूसरा है हमारे पास FPS, जहाँ पर लंबाई को हम फुट के रूप में लेंगे, वज़न को पौंड के रूप में लेंगे और समय को हम सेकंड के रूप में लेंगे। और इस फुट पौंड सेकंड को हम बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति या ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश पद्धति या ब्रिटिश सिस्टम। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा है हमारे पास MKS। MKS मीन्स लंबाई मीटर में, वज़न किलोग्राम में और समय जो है वह है सेकंड में। इस पद्धति को लैब में यूज़ करते थे। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी पद्धति है जिसको साइंटिफिक लैबों में यूज़ किया जाता था, तो आपको बताना है कि वह MKS पद्धति है जिसको साइंटिफिक लैब में यूज़ किया जाता है। दूसरा, इस पद्धति को भी हम मैट्रिक पद्धति के नाम से जानते हैं। इस पद्धति को भी हम मैट्रिक पद्धति के नाम से जानते हैं। और देखिए, इसके बाद में एक लास्ट पद्धति आई जो आज भी हम यूज़ कर रहे हैं। इन पद्धति में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि हमें चौथी पद्धति लाना पड़ा। ये देखो, CGS पद्धति फ्रेंच कंट्रीज़ में चलती थी, FPS ब्रिटिश कंट्रीज़ में चलती थी और MKS साइंटिफिक लैब वगैरह में चलती थी। इनमें होता क्या था, अगर हमें फ्रेंच कंट्री से कोई चीज़ मंगाना है तो वह CGS पद्धति में होती थी, या फिर ब्रिटिश वालों को फ्रेंच कंट्रीज़ में कोई चीज़ बेचना होता था तो इनके पास में फुट पद्धति या FPS में होती थी। तो FPS को CGS में या CGS को FPS में जब हम बदलते थे तो मान लीजिए अगर कोई चीज़ दशमलव के बाद में 2-3 अंक या 4 अंक का कैलकुलेशन है तो किसी व्यक्ति ने, यहाँ पर हम इसको मान लें 6-7 इस टाइप से है। अब किसी व्यक्ति ने ये पूरा डाटा लिया है, दूसरा व्यक्ति इसको हो सकता है ऐसा लिख दे 2.24, तो 24 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सीधे सीधे डबल जीरो लगा दें तो ये हो गया 2.2400, मतलब यहाँ पर 400 के अप्रॉक्स दिख रहा है और यहाँ पर आपको 367 दिख रहा है। वैल्यू जो है वो आगे पीछे हो गई, वैल्यू जो है वो आगे पीछे हो गई। इससे अगर आप कोई मशीन पार्ट वगैरह दूसरे कंट्रीज से मंगा रहे हैं तो जो एक्चुअल साइज आपने दिया था उससे साइज थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता था। मीन्स इंटरनेशनल मार्केट में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। इसी प्रॉब्लम को हटाने के लिए 1960 में अंतर्राष्ट्रीय माप तोल की बैठक बैठी और उस बैठक में ये डिसाइड किया गया कि भैया जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्रॉब्लम आ रही हैं उन प्रॉब्लम को हटाने के लिए क्यों ना हम सभी जगह की कुछ बेसिक जो बहुत ज़्यादा काम आने वाली यूनिट्स हैं उन सभी यूनिट्स को कॉमन कर दिया जाए, उन सभी यूनिट्स को सब जगह लागू कर दिया जाए। और उस बैठक में कुछ यूनिट डिसाइड की गई। उन यूनिट्स में से पहले जो डिसाइड की गई वो थी 7 यूनिट्स जिनको बोला गया फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट मीन्स मूल मात्रक या मूल इकाइयां भी बोल सकते हैं। और इनकी संख्या थी 7। इनकी संख्या क्या थी? 7, जिनमें चलो आगे पढ़ते हैं कौन कौन से हैं। और दूसरा देखिए, जब ये 7 बन गए उसके बाद में हमें लगा कि सर इन 7 में लंबाई को हमने माप लिया, समय के लिए सेकंड मान लिया। चलो एक एक से लिखते भी चलते हैं। लंबाई को मापने के लिए हमने लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए बना लिया। दूसरा
समय को मापने के लिए हमने बना लिया सेकंड के रूप में। तीसरा, वजन को मापने के लिए हमने बना लिया किलोग्राम वगैरह। चौथा, विद्युत धारा को मापने के लिए हमने बना लिया, विद्युत धारा को मापने के लिए हमने एम्पियर बनाया इकाई। पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए हमने बना लिया मोल। छठा, तापमान को मापने के लिए हमने बना लिया केल्विन, जिसकी इकाई है। और सातवां, ज्योतिष तीव्रता कैंडेला के रूप में हमने इसका मात्रक बना लिया। ठीक है, आगे मैं टेबल के रूप में लिख दूंगा, अभी जस्ट यहाँ पर इतना ही देखें हम कि मूल मात्रक हमने 7 बना लिए, लंबाई को मापने के लिए, समय को मापने के लिए, वजन को मापने के लिए, विद्युत धारा को मापने के लिए, पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए, तापमान को मापने के लिए, ज्योतिष की तीव्रता को मापने के लिए। बाद में हमें समझ में आया कि सर हमने किसी प्लेन के एंगल को नापने के लिए कोई यूनिट नहीं दिया और सॉलिड के इंटरनल एंगल को मापने के लिए भी हमने कोई यूनिट या कोई मात्रक नहीं दिया। तो बाद में इसके संपूरक बनाए गए, इसके सप्लीमेंट बनाए गए और इनकी संख्या थी 2। इनकी संख्या थी 2। पहला रेडियन और दूसरा स्टेरेडियन। पहला रेडियन और दूसरा स्टेरेडियन। रेडियन को हमने RAD और स्टेरेडियन को SD के रूप में रखा। रेडियन का उपयोग किया जाता है किसी समतल के कोण को मापने के लिए, किसी प्लेन एंगल को मेजरमेंट करने के लिए, और स्टेरेडियन का उपयोग करते हैं हम किसी ठोस के एंगल को नापने के लिए, किसी सॉलिड के एंगल को मेजरमेंट करने के लिए। तो ठोस के कोण को मापने के लिए हमने स्टेरेडियन का उपयोग करा। देखिए, अगर हम यहाँ पर कोई कोण निकाल रहे हैं किसी समतल का, तो कोण बराबर, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाप अपॉन के त्रिज्या, चाप अपॉन के त्रिज्या, आर्क अपॉन के रेडियस। इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियन। लेकिन वहीं पर अगर हम किसी सॉलिड का कोण निकालते हैं तो वह होता है चाप अपॉन के त्रिज्या का स्क्वायर, और इसको हमने बोला स्टेरेडियन। आर्क अपॉन के रेडियस का स्क्वायर इज अ सॉलिड एंगल एंड आर्क अपॉन के रेडियस इज अ प्लेन एंगल। ये था समतल के लिए और ये था ठोस के लिए। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए एसआई मात्रक कितने होते हैं, तो सर एसआई मात्रक की संख्या होती है 9। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल मात्रक कितने हैं, तब आपको बताना है कि मूल मात्रकों की संख्या 7 है और उनके उनके संपूरक जो हैं, उनके जो सप्लीमेंट हैं वो कितने हैं? 2 हैं। मूल मात्रक या फंडामेंटल जो हैं वो 7 हैं और संपूरक राशियां या संपूरक मात्रक जो हैं वो कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, और अगर कुल पूछा जाता है तो एसआई में कुल संख्या कितनी होती है? 9। ये याद रखना है। चलिए, कभी कभी
छोटे रूप में आपको ये पूछ सकता है कि जो मूल मात्रक हैं उनकी इकाइयाँ क्या हैं। तो यहाँ पर एक एक से लिख लें कि जो लंबाई है लेंथ, उसकी इकाई होती है मीटर और सिंबल होता है एम। दूसरा, हमारे पास है समय, टाइम, इसकी एसआई मात्रक होता है सेकंड। तीसरा, वजन, मास, इसका होता है किलोग्राम। चलिए हिंदी में लिख दे रहा हूँ मैं, किलोग्राम, केजी। नेक्स्ट है विद्युत धारा, विद्युत धारा, इसका होता है एम्पियर। ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, आई से लेते हैं करंट। उसके बाद में है विद्युत धारा के बाद पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ मोल, इसको हम मोल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। छठा है तापमान, टेम्परेचर, इसकी एसआई यूनिट है केल्विन, जिसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है। और लास्ट है ज्योतिष तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं, सीडी। तो इस प्रकार से हमें इनके मात्रक्स भी याद होने चाहिए। तो ये थी मापन की कुछ पद्धतियाँ, जिसमें हमने सीजीएस पद्धति को देखा, एफपीएस पद्धति को देखा, एमकेएस पद्धति को देखा और एसआई पद्धति को देखा। एसआई पद्धति में अगर पूछा जाता है कितने मात्रक होते हैं तो कुल 9 होते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए मूल मात्रक कितने होते हैं तो आपको 7 बताना है और इसके संपूरक कितने होते हैं तो आपको 2 बताना है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम। तो अभी हमने उस पदार्थ की, जो स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ, जो स्टार्टिंग में हमने यांत्रिकी पढ़ा था, जो मैकेनिक्स पढ़ा था, जिसमें हम पदार्थ पर बल लगा के अध्ययन करना चाह रहे थे, उस अध्ययन करने के लिए जो सामग्री चाहिए थे हमें, वो हमने पढ़ा। हमने पद्धतियाँ पढ़ा, हमने मात्रक पढ़े, हमने राशियाँ पढ़ी कि कौन कौन सी राशियाँ होती हैं। अब देखिए कुछ बेसिक चीज़ें और याद रखनी है। जब हम बड़ी इकाइयों, बड़ा माप करें या छोटा माप करें, उसके लिए हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स याद रखने हैं। से अगर 10 की पावर 1 है उसको क्या बोलेंगे, 10 की पावर 2 है उसको क्या बोलेंगे, 10 की पावर 3 है उसको क्या बोलेंगे, 10 की पावर 6 है उसको क्या बोलेंगे, 10 की पावर 9 है उसको क्या बोलेंगे,
अगर 12 है, 15 है तो उसको क्या बोलेंगे, आगे 18 तक भी लेके जा सकते हो, 18 है तो क्या बोलेंगे। उसी प्रकार से अगर 10 की पावर -1 है, 10 की पावर -2 है, 10 की पावर -3 है, 10 की पावर -6 है, -9, -12, -15, -18। तो ये हमें याद रखना है। अगर 10 की पावर 1 है तो इसको हम बोलेंगे डेका। क्या बोलेंगे हम, डेका। जैसे कि अगर हम किसी लंबाई की यूनिट लंबाई माप रहे हैं और वो मीटर में नाप रहे हैं और वो आ गई 10 मीटर, कितनी आ गई 10 मीटर, तो उसको 10 मीटर ना बोल के हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं 10 की जगह क्या लगा दें हम, डेका। तो इसको हम बोल सकते हैं 10 मीटर बराबर कितना, 1 डेका मीटर, 1 डेका मीटर। तो अगर 10 की घात 1 है तो उसको हम क्या नाम देंगे, डेका। उसी प्रकार से 10 की घात अगर 2 है तो उसको हम नाम देते हैं हेक्टो। हेक्टो, हेक्टेयर सुना होगा आपने, हेक्टोमीटर सुना होगा, ठीक है। तो यहीं पर अगर वह 100 मीटर है, 100 सेंटीमीटर नहीं, 100 मीटर है तो उसको हम क्या बोल देंगे, 1 हेक्टोमीटर। या इस रूप में लिखना है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 10 डेसीमीटर। चलिए आगे देखो, अगर पावर 3 है तो इसको लिखते हैं किलो। इसको क्या लिखते हैं, किलो। सबसे ज़्यादा आपने ये यूज़ किया होगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए पावर 3 है, मीन्स इस टाइप से लिख सकते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट 1000 मीटर ना लिख के क्या लिख सकते हैं, 1000 को लिख सकते हैं किलो, और ये आ गया मीटर, तो 1 किलोमीटर लिख देंगे हम। तो यहाँ पर बड़ी दूरियां को छोटे रूप में लिखने के लिए ये आपको काम आएंगे। उसी प्रकार से अगर 10 की पावर 6 है तो इसको हम बोलेंगे मेगा। टेन की पावर 9 है तो इसको बोलेंगे हम गीगा। हेक्सा। चलिए इसी प्रकार से अगर मैं माइनस में पावर है तो माइनस में अगर 10 की पावर -1 है तो इसको हम बोलेंगे डेसी। इसको हम बोलेंगे डेसी। मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। अगर -2 है तो इसको हम बोलेंगे सेंटी। सेंटी मीन्स 1 मीटर में 100, माइनस में है ना, तो 100 सेंटीमीटर। उल्टा कर देंगे हम। अगर यहाँ पर 10 की पावर -3 है तो इसको बोलेंगे मिली। मिलीमीटर नाम सुना होगा आपने। उसी प्रकार से मीन्स अगर 1 मीटर को लें हम तो यहाँ पर होगा 1000 मिलीमीटर। यहाँ पर आ जाएगा माइक्रो। यहाँ पर आ जाएगा आपका नैनो, पिको, फर्मी, या ऐसा भी लिख सकते हैं फर्मी, और आटो। आटो। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने +1 से लेके +18 तक देखा और -1 से लेके -18 तक देखा। कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है
कि बताइए मापन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, और आपको ये 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। अधिकांश से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस मिलेंगे उनमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि मापन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो माइनस में जब जा रहे हैं तो इधर इकाइयाँ छोटी होती चली जाएंगी, तो इन चारों में सबसे छोटी कौन सी है? फर्मी। सबसे छोटी कौन सी है? फर्मी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है। उसके बाद में नैनो में पूछा जाता है, पिको में पूछा जाता है, माइक्रो में पूछा जाता है। माइक्रो भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए 1 माइक्रोमीटर, या ये पूछेगा कि 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, या सिंपल सा पूछ सकता है कि 1 माइक्रोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आपको 10 की घात माइनस में लगाना है। और अगर ऐसा पूछ लिया कि 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, तब पावर प्लस में लगा देना है, ठीक है। इधर बड़ी माप तो आगे और भी चलते जाएंगी, लेकिन छोटी माप में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको वो फर्मी का है। चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। इसके आगे के सभी वीडियोस को देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए।